دی कार्टून हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। ये लेरी गोनियक, जिस तरह आप प्रोनाउंस करना चाहें, लेकिन हम कहेंगे लेरी। अच्छा, इस वॉल्यूम में चैप्टर 1 से लेके 7 तक हैं और बिग बैंग से लेके अलेक्जेंडर द ग्रेट तक। ये एक सीरीज़ है जिसमें हम जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, कि उनको हम इंटरेस्ट दिलाएं इन चीज़ों के बारे में, कि इन चीज़ों को स्टडी करें। इस सीरीज़ में हम फिज़िक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक, इस तरह की चीज़ें हम इस सीरीज़ का हिस्सा होंगी और हम 1 बाय 1 जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा करेंगे और उसके ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे भी कुछ सीख सकें और हमें भी सीखने का मौका मिले। तो स्टार्ट करते हैं। द कार्टून हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि हम विजुअल। अच्छा, विजुअल क्यों इम्पोर्टेंट है? जब मैं मास्टर कर रहा था तो मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, विजुअल कंप्यूटिंग। तो वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से सीखते हैं। हमारा डेटा गैदर होता है मुख्तलिफ़ सेंसेस से, जैसे स्किन हो गई, सेंस ऑफ टच हो गई, स्मेल हो गई, हियरिंग, टेस्ट और विजुअल। तो हम मुख्तलिफ़ सेंसर से डेटा गैदर करते हैं और फिर हमारा ब्रेन उस डेटा को प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको स्टोर करता है और उसकी फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी में स्टोर होती है। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी कि हमारे जहन में, मतलब कि इंसानी जहन में जो रिसेप्टर हैं, जो रिसीविंग है, डेटा रिसीव करते हैं, वो 70% विजुअल है। मतलब कि हम जितना डेटा आंखों से रिसीव करते हैं बाकी सेंसेस से सब मिला के भी उतना नहीं करते। इससे पता चलता है कि हम जो चीज़ देखते हैं तो वो हमारी जो एक्सटेंडेड मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसमें देर तक सेव हो जाती है। इसके बरक्स जो हमारी सेंस मेमोरी है, फॉर एग्जाम्पल हम स्मेल करते हैं तो कितनी देर तक स्मेल की वो हमें स्मेल याद रहती है? कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक। या सेंस ऑफ टच है, बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम हम टच करते हैं, हमें पता चल जाता है, फिर हम भूल जाते हैं। तो हमारे जो विजुअल हैं, हमारे ब्रेन में उससे डेटा रिसीव करने के 70% रिसेप्टर हमारे विजुअल हैं, इसलिए हम जो देखते हैं वो हमें देर तक याद रहता है। द कार्टून हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स के हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लेरी गोनियक ने तो इसको इलुस्ट्रेट किया, और ताकि इसमें इंटरेस्ट ला सके और हमें समझने में और उसको याद रखने में आसानी हो, इसने ये बुक लिसा नामी औरत को डेडिकेट किया है। अब लिसा इसकी शायद वाइफ हो, की बेटी हो या उसकी अम्मी हो। अच्छा, इंट्रोडक्शन में लेरी कहते हैं कि जो कार्टून हिस्ट्री है ये उसकी 9 साल की, जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे जहाँ पे वो मैथमेटिक्स पढ़ते थे, उसने 9 ईयर में टाइम ट्रेवल, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो टाइम ट्रेवल इस तरह की चीज़ें उसने पढ़ी, समझी और उसमें उसने इंटरेस्ट पैदा किया। फिर वहाँ से वो ड्रॉप आउट हुए। ड्रॉप आउट उसको कहते हैं कि जब कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट ना कर सके। तो यहाँ पे लेरी ने अपनी एक छोटी सी समराइज हिस्ट्री बताई है कि जब वो ड्रॉप आउट हुए उसने सोचा कि आई बिल्ड दिस टाइम मशीन, तो हम टाइम मशीन बनाएं। तो इसमें उसने एक समराइज सी अपनी हिस्ट्री बताई है। अब हम चलते हैं द एवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, चैप्टर 1। बाब अव्वल में हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन, इर्तिकाए, हर चीज़ की इर्तिका। हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है? हमें इसमें नज़र आ रहा है एक सिंगल सेल। अब सेल इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग एक सिंगुलरिटी, एक सिंगल सेल बिफोर द टाइम बिगिन, कि जब टाइम शुरू होने से पहले। अब टाइम क्या है? टाइम आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक टाइम 4 डायमेंशन है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
बिफोर द टाइम बिगेन, टाइम शुरू होने से भी पहले, द इंटायर यूनिवर्स वाज प्रेस्ड टुगेदर इन वन हॉट लंप। अच्छा, कि जब टाइम भी नहीं था तो सारा यूनिवर्स, इसको सिंगुलरिटी कहते हैं, कि हर चीज एक जगह पे जमा थी और उसमें इमेंस एनर्जी थी। इस वजह से, क्योंकि थ्योरी ऑफ है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, बल्कि ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ है एनर्जी के लिए, कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती हैं। तो टाइम शुरू होने से पहले जो यूनिवर्स था वो सब एक जगह पे जमा था। अब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। कैसे? अब कंसिडर करें कि 20 लोग बिल्कुल झुंड बना के खड़े हैं, बिल्कुल एक दूसरे से टच। अब मैं उनको कहूं कि डिफरेंट सिमत में, डायरेक्शन में भागना शुरू करो, और वो भागे। अब उनका जो डिस्टेंस होगा, कोई तेज भागेगा, कोई स्लो भागेगा, कोई एक डायरेक्शन में भागेगा, कोई दूसरे डायरेक्शन में भागेगा। अब उनकी जो डिस्टेंस है बिटवीन देमसेल्फ, पहले वो क्या थे, पहले एक वो सिंगुलर थे, एक जगह पे ऐसे जुट बना के खड़े थे। अब जब वो भागना शुरू हुए, कोई तेज कोई स्लो, अब उनके जो दरमियान डिस्टेंस है जो पहले 0 था, अब वो इंक्रीज हो रहा है एक दूसरे के दरमियान, और जहां पे वो थे उधर से ही, मतलब कि जहां से वो भागना शुरू हुए। अब कोई पूछे कि पहले ये कैसे थे, अब कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है दूसरे रेफरेंस से, तो वो दूर से देख के ये कहेगा कि अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और जहां ये सब खड़े थे उस जगह से दूर जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा भी होगा जब टाइम रिवर्स करके जब उन सबको पीछे लाया जाएगा तो वो सब दोबारा से एक जगह पे जमा हो जाएंगे। अब हमें ये मालूम है कि कायनात में हर चीज हरकत कर रही है, चाहे सूरज हो, कहकशाएं हो, या हमारे सियारे हो, हर चीज हरकत में है। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब हमारा चांद हमसे दूर जा रहा है, जो सालाना 0.3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस हमसे दूर जा रहा है। अब कई बिलियन साल, कहते हैं कि 4 बिलियन साल हो गए दुनिया को वजूद में आए हुए, या सूरज को वजूद में आए हुए। अब 4 बिलियन साल से चांद हमसे 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, तो सोचो कितना डिस्टेंस है। अब आप कहोगे कि चांद में और हम में तो इतना डिस्टेंस नहीं है, चांद तो बहुत बड़ा नजर आता है। लेकिन अगर मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझाऊं कि चांद और जमीन के बीच इतना डिस्टेंस है कि उस डिस्टेंस में अगर हम सारे सियारे एक दूसरे से जोड़ दें तो वो सारे उसके दरमियान आ सकते हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि ये कायनात कितनी बड़ी है, और हमने जो बात की कि ये सब चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर हम 13.8 बिलियन साल टाइम ट्रेवल करें और इन सब को पीछे ले जाएं, तो ये सब अब जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये सब एक दूसरे के करीब आएंगी, और करीब आते आते क्या हो जाएगी, जैसे हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक जगह पे जमा हो जाएगी, सिंगुलरिटीज। अब क्या हुआ? अब कहते हैं कि बिग बैंग, द थ्योरी ऑफ बिग बैंग। क्या हुआ कि यूनिवर्स में जो सिंगल पॉइंट था ये, वो डिस्पर्स हुआ, और उसने इतनी एनर्जी जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट की कि जिससे क्लाउड्स, स्टार क्लाउड, ये वाले क्लाउड नहीं बारिश बरसने वाले क्लाउड्स बने। फिर वो प्रोसेस होते होते, क्योंकि क्या हमने पढ़ा, द थ्योरी द एवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि स्टार भी ऐसे नहीं बने कि पहले दिन से बिग बैंग जब हो गया। अब बिग बैंग के बारे में जो साइंटिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो यही है। अब मसला कहाँ हो जाता है, बहुत से लोग जो रिलीजन, स्पेशली इस्लाम और ऐसे, वो कहते हैं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, दमागे से तो तबाही होती है, कोई चीज़ थोड़ी बनती है। तो उन्होंने कभी द बिग बैंग थ्योरी को स्टडी ही नहीं किया। उसके बारे में उनके जहन में बम और धमाके घूम रहे होते हैं हर वक्त, तो उनका मतलब है कि बिग बैंग बस धमाका था, वो हुआ। असल में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जब हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि सितारे
हर सूरज आके यहाँ पे रुक गया और सितारे और सियारे बन गए और घूमने लगे और क्या केशाने, नहीं, द एवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। पहले क्लाउड हुए, फिर क्लाउड डेंस हुए, फिर उनमें ग्रेविटी पैदा जनरेट होना स्टार्ट हो गई, और उन्होंने इतनी ग्रेविटी जनरेट की, इतना वो बर्न होना शुरू हुए, उनमें रिएक्शन होना शुरू हुए। अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि जलने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, अब स्पेस में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर ये सूरज कैसे जल रहा है? इसमें फर्क है। सूरज का जो जलना है वो फिजन और फ्यूजन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। अब क्या होता है, अब जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं और इसके नतीजे में कंबशन होती है, आग एनर्जी रिलीज होती है, और वो हजारों करोड़ों खरबों ट्रिलियन 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 हाइड्रोजन एटम हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, फिर इमेंस प्रेशर की वजह से फिर वो टूटते हैं, फिर 4 हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम एटम बनाता है, फिर इमेंस प्रेशर की वजह से ये रिपीटिशन होती है, तो वो इमेंस एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं उसके नतीजे में है, न कि जो लकड़ी या तेल इस तरह की आग जलती है। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है या जो बिग बैंग है, अब इस पे डिफरेंट नजरिए हैं और कोई भी साइंसदान बुरा नहीं मानेगा अगर आप लोग इससे एग्री नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमारी पॉसिबिलिटी है कि ये जो सारी चीजें हैं ये सिंगुलरिटी थी, मतलब कि जो सारी चीजें हैं ये पहले एक जगह पे थी और ये सारी एनर्जी उसमें क्या थी, स्टोर थी या उसमें सेफ थी, क्योंकि एनर्जी के बारे में हमारी जो थ्योरी है साइंस की वो क्या है कि कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय। अब हम इस पे स्टडी करते हुए बताते चलें कि इस्लाम में नहजुल बलागा नामी बुक जो हजरत अली की खुतबात, खतूत और हिकमतों पे मुश्तमिल है। अब इस्लाम में हजरत अली बाबुल इल्म है, तो उसने नहजुल बलागा के फर्स्ट जो चैप्टर हैं, फर्स्ट खुतबा या स्पीच, खुतबा उसको कहते हैं पब्लिक स्पीच, उसमें उसने द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड द क्रिएशन ऑफ एडम यानी तख्लीक कायनात और तख्लीक आदम के बारे में बात की है। उसने जो बात की है वो भी सिमिलर ऐसे ही है। अब हमारे जो टीचर होते हैं उनकी एक्सटेंसिव रिसर्च स्टडी नहीं होती, या हमारे जो मौलवी होते हैं वो इसको बिल्कुल डिनाई करते हैं विदाउट अपनी लॉजिक और थ्योरी से कुछ पेश करें। तो उस थ्योरी के मुताबिक हजरत अली ने कहा है कि पहले सब कुछ पानी था या सब कुछ पानी पे था, फिर क्या हुआ कि खुदा ने उसको हुक्म दिया और मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए हम नहजुल बलागा की वो कोटेशन यहाँ पे वीडियो में अटैच कर लेंगे या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके खुद वो पढ़ सकते हैं, उर्दू में अवेलेबल है। तो सिर्फ ये नहीं है कि साइंस में थ्योरीज हैं, हजरत अली ने भी क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात की है। अगर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में तो वो भी सिमिलर है कि हर चीज सिंगुलरिटी से पैदा हुई है। अच्छा, द बिग बैंग। अच्छा, फिर क्या हुआ कि शुरू के 30 मिनट्स ऑल द ओरिजिनल हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म्ड। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन आप लोग गैस करें कि हीलियम कौन से नंबर पे है। आप अपनी बुक केमिस्ट्री की बुक के पीछे साइड देख सकते हैं या आप इसको गूगल कर सकते हैं। तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हीलियम पीरियोडिक टेबल में किस नंबर पे आता है, जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि पहले के 30 मिनट एक धमाका हुआ और शुरू के 30, अब धमाके से ये मुराद नहीं कि सच में धमाका हुआ, लेकिन थ्योरी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुई, या आप धमाका भी कह लें, पहले के 30 मिनटों में सारे अभी भी जो यूनिवर्स में हाइड्रोजन या हीलियम एटम मौजूद है सब फॉर्म हुए, वजूद में आए सारे। कब? द ओरिजिनल, हमने क्या कहा, द ओरिजिनल हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम वर फॉर्म, सारे बन गए शुरू के 30 मिनट में। अब उसके बाद अब हाइड्रोजन और हीलियम जो एटम है
वो बन गए हैं, फॉर्म हो गए हैं। अब अगर हम स्टार को स्टडी करें, सितारों को स्टडी करें, तो सितारे और कुछ भी नहीं है, जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं, जो अंडर एक्सट्रीम ग्रेविटी, बहुत ही जो कशिश शकल है उसके तनाव में 4 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। फिर चूंकि वहां ऑलरेडी इतनी हीट एनर्जी मौजूद है, फिर वो टूट जाते हैं, उससे और इमेंस, तो फिजन और फ्यूजन का कॉम्बिनेशन लूप चल रहा है वहां पे। तो सितारे और कुछ भी नहीं है, जस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस और एटम। फिर क्या हुआ, फिर कई लाख साल बाद, लाखों साल, ये नहीं कि 1000 साल 2000 साल, नहीं, मिलियन ईयर, मतलब कि सेवरल मिलियन ईयर्स, कई लाखों साल बाद क्या शुरू हुआ, जो गैसेस थी, वो जो गैसेस एक्सपेंड हो रही थी। अब मैंने क्या कहा, द डस्ट ऑफ स्टार या द क्लाउड ऑफ स्टार, क्यों, पहले गैसेस जमा हुई, फिर वो एक जगह पे इकट्ठी हुई, फिर वहां ग्रेविटी जब जनरेट हुई, फिर वो सब एक जगह पे इकट्ठी होती गई। अब एग्जैक्टली हजरत अली ने भी यही कहा है, सब पानी था फिर बादल बने, एग्जैक्ट यही अल्फाज है। और आप लोग सर्च करें नहजुल बलागा खुतबा नंबर 1 तख्लीक कायनात, आप खुद उसको पढ़ें। अच्छा, जब कई लाखों साल बाद जब एक्सपेंशन थी गैसेस की, वो पुरसकून हो गई। कितनी पुरसकून हो गई कि उससे क्लाउड बनी, एग्जैक्ट यही अल्फाज हजरत अली के हैं। फिर वो कंडेंस हुई, हीटिंग अप अगेन, कंडेंस कि उसमें दबाव एक जगह पे इकट्ठी होती रही, कि दोबारा से वो गर्म होना शुरू हो गई, और क्या वजूद में आया, द क्लस्टर ऑफ स्टार्स या द बर्थ ऑफ स्टार। अच्छा, एक क्वेश्चन, जहां पे बर्थ ऑफ स्टार होती है यूनिवर्स में, उसको क्या कहते हैं? 1 2 3, नेबुला। जो नेबुला जगह है यूनिवर्स में, उसको क्या कहते हैं? नेबुला नर्सरी है स्टार की, वहां पे स्टार पैदा होते हैं, और अभी भी हो रहे हैं। अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, आप सर्च करें, उन्होंने बहुत प्यारी तस्वीरें ली हैं नेबुला की, डस्ट की, उन क्लाउड्स की, जहां पे स्टार पैदा होते हैं। फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूज टुगेदर। अब क्या होता है, 4 हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम एटम बनाता है। जब से ग्रेविटी इवॉल्व हुई, जब इर्तिकाई अमल शुरू हुआ, गैसेस पहली, फिर जब गैसेस रुक गई कई लाखों साल बाद, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वो कंडेंस होना शुरू हो गई, जमना शुरू हो गई एक जगह पे, और जब वो एक दूसरे में कंडेंस हो रही थी, तो दोबारा से वो हीट अप हुई, जिससे स्टार्स बने, सितारे। अब क्या है सितारे? हमने क्या कहा कि सितारे और कुछ भी नहीं है, बस हीलियम और हाइड्रोजन की फ्यूजन है। जब ग्रेविटी इतनी इवॉल्व हुई कि उसने हर चीज को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, तो हाइड्रोजन और हीलियम जमा होते 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 इतनी ग्रेविटी इवॉल्व हुई, उसने इतना वेट या प्रेशर जनरेट किया कि फ्यूज्ड हो गए। जो हाइड्रोजन एटम थे उसका फ्यूजन हो गया, वो आपस में फ्यूज होके हीलियम बन गए। अब जो दरमियाने वजन के, अब वजन यहाँ एटॉमिक नंबर से है, हाइड्रोजन पहले नंबर पे आते हैं, आप जाके ऑक्सीजन, जितने भी पीरियोडिक टेबल में है ये सब एलिमेंट हैं, उसमें कुछ गैप्स हैं, उस एटॉमिक नंबर्स के आज तक जो एलिमेंट है वो फाइंड नहीं हो सके। अगर वो फाइंड कर लें आप, तो शायद आप नोबेल प्राइज जीत जाएं, लेकिन उसके लिए आपको ढेर सारे एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होगी। अगर मैं एटॉमिक नंबर मैं गलती कर रहा हूं तो उसके लिए माफ़ी, मुझे कमेंट सेक्शन में टिक कीजिएगा। अच्छा, तो उधर से कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन की एवोल्यूशन हुई, कि जो मिडल वेट थे, जब हाइड्रोजन और हीलियम आपस में फ्यूज हो गए, और जो मिडल वेट एलिमेंट थे लाइक कार्बन एंड आयरन, अब क्या हुआ, अब जो पहले सितारे थे उनकी उम्रें काफी ज्यादा हो गई। अब यहां उम्र की जब बात आती है, ये कोई
100 साल, 200 साल, 300 साल की बात नहीं है, ये है मिलियंस ऑफ ईयर की बात। जब वो हुए तो उसमें इतनी ग्रेविटी जनरेट हो गई कि वो एक जगह पे इतने उसके एटम कंडेंस हुए कि वो एक्सप्लोड हुए। और द एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं? सुपरनोवा। और जो हेवीएस्ट, अच्छा जो मिडल वेट कौन से एलिमेंट हैं? जिसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, आयरन है। और हेवीएस्ट एलिमेंट कौन से हैं? जिसमें गोल्ड है, जिसमें यूरेनियम है। अच्छा, यूरेनियम किस वजह से मशहूर है? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। अच्छा, जब सुपरनोवा हुआ, the heaviest element like gold and uranium were formed in the intense heat and blown into spaces. जब जो स्टार बने थे अर्ली एज में, वो जब बारी होते गए उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ गई कि आखिर में वो फट गए। और उस फटने के प्रोसेस को कहते हैं सुपरनोवा। और जो हेवीएस्ट एलिमेंट थे जैसे गोल्ड और यूरेनियम, वो कायनात में दूर दराज इलाकों तक फैल गए, मतलब कि पहले बन गए और फिर ब्लोन अवे इनटू स्पेसेस। अब जब तुम कभी गोल्ड की शॉप पे जाओ और उस गोल्ड के पीस के उठाओ, या अगर आपके घर में अगर गोल्ड पड़ा है तो जाओ उस गोल्ड को उठाओ और देखो कि ये जो गोल्ड आपके हाथ में है, इसने कितने अरब साल का सफ़र तय किया है और अभी वो आपके हाथ में है। तो ये कितनी अजीब बात है कि एक चीज़, एक एलिमेंट, उसने कई अरब साल का सफ़र तय किया उसको बनने में, और अभी वो आपके हाथ पे है। तो आप सोचो कि वो कहाँ से वो गोल्ड का पीस गुजरा होगा, और अभी देखो आपने उसको अपने हाथ में पकड़ा होगा या किसी ने पहना होगा। तो आप सोचो, आप बिल्कुल ख्यालात की दुनिया में खो जाओगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसी तरह की हम एक थोड़ी वीडियो बनाएंगे और उस पर बात करेंगे। और इसी तरह जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, उन पे भी हम ऐसी ही थोड़ी बात करके, ताकि हम भी कुछ सीख सकें और आप भी कुछ सीख सकें। अगर इस दरमियान मुझसे इन्फॉर्मेशन की कुछ गलती हुई हो, जो ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर हर जगह पे वैलिडिटी रखता है, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू सो मच।